हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। अगर हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की बात हम करें तो सेक्शन नंबर 53A में इसके बारे में हमारे पास दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 53A यानी कि पार्ट परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर इसके बारे में हमारे पास दिया, हमारे पास एक्ट की हमारे पास ये लैंग्वेज यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम ये करते हैं, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, क्योंकि समझने वाली बात यहाँ पर देखिए ये है, अगर हम प्रॉपर्टी एक्ट की बात हम करें, प्रॉपर्टी लॉ की बात हम करें, तो जब बेरेट आप पढ़ते हैं तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो लैंग्वेज थोड़ा टफ लगती है। देखिए, प्रॉपर्टी एक्ट के साथ खास बात ये हो जाती है कि आप बेरेट को आप पढ़ते हैं तो समझने में उतनी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर होती है, लेकिन जब कोई एग्जाम्पल आपको बताया जाता है उसके बाद हम इसको पढ़ें तो उसके बाद फिर समझ में आना शुरू हो जाता है। ना सिर्फ समझ में आता बल्कि इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो शुरुआत हम इसे करते हैं, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। देखिए, जैसा कि हमने बात यहाँ पर बताई कि जो सेक्शन नंबर 53A है वो एक डॉक्ट्रिन यहाँ पर स्टैब्लिश करता है जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। तो यही बात हमें यहाँ पर समझनी है कि पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब यहाँ पर क्या है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए, मान करके चलिए कि दो लोग हैं और वो आपस में प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। मान कीजिए मैं एक पर्सन हूं और आप एक पर्सन है और मैं आपको एक प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं। मेरे पास से प्रॉपर्टी कैसी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास लिखा होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हिंदी में कहें तो जो ये करें जो स्थावर संपत्ति है, जो स्थायी संपत्ति, कहने का मतलब जो कि मूवेबल नहीं है, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के चले। जैसे हमने ये कहा कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मान के चलिए कोई मकान है या कोई प्लॉट है जो मैं आपको बेचना चाहता हूं। मैं आपको बेचना चाहता हूं और आप यहां पर खरीदना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आज के टाइम पर कई बार हम ये बात देखते हैं, प्रैक्टिकली बात हम देखते हैं कि एक प्लॉट की या एक मकान की कीमत मैंने कुछ लगा रखी है। मैंने कहा भाई ये प्लॉट है, ये मकान है जो मैं 50 लाख से कम का नहीं बेचूंगा, 50 लाख का इसको बेचूंगा। ठीक है, 50 लाख की मैंने ऑफर दिया कि 50 लाख का आप इसको खरीद लीजिए। आप 50 लाख में आप खरीदने को तैयार भी हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर होता क्या है, कई बार ऐसा हो जाता है खास तौर पर प्रॉपर्टी खरीदते टाइम कि जितनी आस्किंग प्राइस उसकी थी, जितना प्राइस मैंने आपको कहा उतना आपके पास एट द टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं है। मान के चलिए कि पूरा 50 लाख रुपया आपके पास अभी नहीं है इस प्रॉपर्टी को, इस प्लॉट या इस मकान को खरीदने के लिए। तो आपने मुझसे अब रिक्वेस्ट की भाई अभी मैं पूरे 50 लाख नहीं दे सकता हूं, लेकिन हाँ कुछ टाइम के बाद, कुछ मंथ के बाद, फॉर एग्जांपल की मान के 6 महीने के बाद मेरे पास पूरा पैसा हो जाएगा। अभी 50 लाख में से 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपए मेरे पास अवेलेबल हैं। 6 महीने के बाद मेरे पास कहीं से मनी का अरेंजमेंट हो जाएगा। मान के चलिए आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच करके 30 लाख का इंतजाम कर देंगे बाकी बचे हुए, या मान के चलिए आपने कोई एफडी वगैरह कर रखी थी, वहां से आप अरेंजमेंट कर लेंगे। बहरहाल बात यह है कि अभी आपके पास नहीं है, लेकिन कुछ महीने के बाद, कुछ टाइम के बाद आप क्या कर लेंगे, बाकी 30 लाख रुपीज का आप अरेंजमेंट कर देंगे। तो ऐसे में यहां पर क्या हुआ, ऐसे में यहां पर यह हुआ कि आपने और मैंने एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट यहां पर कर लिया, एक लिखित संविदा हमने यहां पर कर ली, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हमने यहां पर कर लिया। और उस कॉन्ट्रैक्ट में यह बात डाल दी गई कि अभी 30 लाख रुपए, सॉरी अभी 20 लाख रुपए आप मुझे दे रहे हैं। 20 लाख रुपए आपने मुझे यहां पर दे दिया और उसके बदले में ये जो मकान है या जो प्लॉट है इसका पोजीशन, इसका कब्जा मैंने आपको दे दिया। ध्यान रखिएगा, अभी यहां पर ओनरशिप आपको नहीं दी गई है, स्वामित्व अभी आपको नहीं दिया गया है, लेकिन पोजीशन आपको दे दिया गया, यानी कि कब्जा आपको दे दिया गया है। यानी कि इसका मतलब यह है कि इस प्रॉपर्टी को, इस प्लॉट या इस मकान को यूज करने का अधिकार, इसको जो इस्तेमाल करने का अधिकार आपको दे दिया गया। और यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया गया भाई अभी काम यहां पर ये कर देते हैं कि फिलहाल 20 लाख रुपए जो आपने मेरे पास यहां पर दे दिए, 30 लाख रुपए भी यहां पर बकाया है, और होगा यहां पर ये कि 6 महीने के बाद जब बाकी 30 लाख रुपया आप मुझे दे देंगे, उसके बाद इस मकान की या इस प्लॉट की रजिस्ट्री आपको कर दी जाएगी। ठीक है, तो एक छोटी सी बातों को प्रैक्टिकल बात है, आज के टाइम पर ऐसा अक्सर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब मान करके चलिए यहां पर क्या हुआ कि 6 महीने यहां पर बीतने वाला है। मान के चलिए कि 6 महीने का टाइम यहां पर दिया गया था, और उससे पहले यहां पर क्या हुआ कि आपने मकान लिया था,
उस मकान का कब्जा आपके पास है, और अब यहां पर कंडीशन ऐसी है कि आप अब बाकी पैसा आप देना चाहते हैं। आपने मेरे पास का आप काम ही कर लीजिए कि जो 30 लाख रुपए आप ले लीजिए और मकान की जो रजिस्ट्री है वो आप मेरे नाम पर कर दीजिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी है उसका पोजीशन, उसका कब्जा तो आपके पास था ही, अब साथ ही साथ ये है कि बाकी का बकाया जो बचा हुआ है, बाकी का पैसा दे करके अब आप ये चाहते हैं कि जो ओनरशिप है वो आपको दे दी जाए। तो बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कहानी में ट्विस्ट यहां पर कैसे आया। कहानी में ट्विस्ट यहां पर ऐसा आया कि मान के जो 6 महीने बीतने वाले हैं और इसी बीच मेरा जो दिमाग था वो कुछ चेंज हो गया। मैं मकान का, जाहिर सी बात है, मकान की रजिस्ट्री तो आपके नाम पर हुई नहीं है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि मकान का मालिक जो है, यानी कि प्रॉपर्टी का जो ओनर है, वो अभी भी मैं ही हूं, आप नहीं हैं। और क्योंकि मैं प्रॉपर्टी का ओनर हूं तो मेरी प्रॉपर्टी मैं किसी को भी दूं किसी को ना दूं मेरी मर्जी। भाई बेसिक फैक्ट यहां पर यही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये बात सोचते हुए मैंने यहां पर क्या काम किया, मान के चलिए कंडीशन कुछ ऐसी हो गई कि 6 महीने के अंदर मैंने देखा कि जो प्रॉपर्टी है इसका प्राइस कुछ बढ़ गया है। भाई मान के चलिए यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने आसपास देखा कि आसपास कुछ मॉल बन रहे हैं, आसपास कुछ दुकानें बन रही हैं, और मैंने यहाँ पर क्या सोचा, मुझे यहाँ पर ये लगा कि भाई 50 लाख रुपए तो इस मकान की बहुत ही कम कीमत है, इसका मुझे 80 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मुझे मिलने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब आप मेरे पास आए कि सर ये 30 लाख रुपए लीजिए और बाकी की जो, कहने का मतलब जो इसका रजिस्ट्री है वो आप कर दीजिए, मकान में आपका ले रहा हूं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको मना कर दिया। ऐसी कंडीशन में मैंने आपको मना कर दिया कि भाई नहीं, मैं ये मकान अब आपको नहीं बेचना चाहता, मेरा जो मूड है वो चेंज हो गया है और अब मैं मकान आपको नहीं बेचूंगा। जहां तक आपकी बात थी 20 लाख रुपए की, तो वह 20 लाख रुपए आप ले जाइए, ये मकान मैं आपको नहीं दूंगा, मैं मेरी मर्जी, ये मकान मेरा है, मैं किसी को दूं या ना दूं मैं आपको नहीं दे रहा, मैं किसी और को दूंगा, मैं फिलहाल आपको नहीं दे रहा हूं। ये बात यहां पर ठीक है। तो अब समझने वाली बात यहां पर देखिए ये है कि ऐसी कंडीशन में ही हमारे सामने यहां पर क्या आता है, सेक्शन नंबर 53A हमारे पास यहां पर आ जाता है। तो समझने वाली बात यहां पर देखिए ये है कि जो सेक्शन नंबर 53A है वो यही बात यहां पर कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है, अगर मैंने रिटन कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ यहां पर किया है, और समझने वाली बात यहां पर देखिए ये है कि आप अपनी तरफ से उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने को तैयार हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। अब इसी बात को यहां पर पढ़ करके देखते हैं कि क्या बात यहां पर लिखी हुई है। सेक्शन नंबर 53A पार्ट परफॉर्मेंस, क्या बात यहां पर कही कि बेट थोड़ा लैंग्वेज समझने की कोशिश करें। वेयर एनी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन, फॉर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट्स। पहली बात यहां पर क्या बात कही गई है, कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट यहां पर किया गया है किसके लिए, ट्रांसफर करने के लिए। ट्रांसफर किसके लिए, कंसिडरेशन के लिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपसे ये कहा है कि मैं ये प्रॉपर्टी आपको दूंगा, तो बदले मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट होगा। कंसिडरेशन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कहने का मतलब यह है कि जो स्थावर संपत्ति होती है, जो ये कह लीजिए जो भूबद्ध संपत्ति होती, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, ये उस पर लागू होगा। कहने का मतलब ये जो सेक्शन है इसी पर लागू होगा, ये मूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू नहीं होगा। एक बात हमारे पास यहां पर ये, बाय राइटिंग साइंड बाय हिम और ऑन हिज बिहाफ फ्रॉम विच द टर्म्स नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट द ट्रांसफर can be ascertained with reasonable certainty, and the transferee has in part performance of the contract taken possession, part performance की बात यहां पर हुई, taken possession की बात यहां पर, taken possession of the property or any part thereof, or the transferee being already in possession continues in possession and has done some act in furtherance of the contract तो थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ा इसी तरह की इसकी होती है, थोड़ा पहले इसको समझने की कोशिश करें। तो जैसा कि एक वर्ड आप यहां पर देख रहे हैं ट्रांसफरी, सिंपल सी बात यहां पर देखिए ये है, मैं प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं हो गया ट्रांसफरर, आपके पास प्रॉपर्टी पहुंची, आप हो गए ट्रांसफरी।
तो अब यहां पर देखिए क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया कि कॉन्ट्रैक्ट हम यहां पर कर चुके थे, एक कॉन्ट्रैक्ट हम यहां पर कर चुके थे कि जब बाकी का बचा हुआ अमाउंट आप मुझे देंगे, आप मेरे पास प्रदान करेंगे, उसके बाद क्या होगा, प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी जाएगी, यानी कि उसका जो स्वामित्व है, उसकी जो ओनरशिप है वो आपके पास पहुंचा दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिख दी गई, ठीक है। और जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहां पर क्या कहा गया है कि इट मस्ट बी साइंड, कहने का मतलब ये है कि रिटन में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, रिटन में है, साइंड में है, इतनी बात हमारे पास हो गई। लेकिन अब उसके बाद अगली बात यहां पर क्या है, इसके बाद अगली बात यहां पर क्या है, द ट्रांसफरी हैज इन पार्ट परफॉर्मेंस। कहने का मतलब यहां पर देखिए, ध्यान से बात को समझिएगा कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करना काफी नहीं है, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया कि वे ऐसा काम करेंगे, प्रॉपर्टी आपको दे देंगे, लेकिन यहां पर क्या है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के फर्दरेंस के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई एक्ट, कोई ना कोई काम जो है वो ट्रांसफरी ने किया हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि कोई ना कोई काम जो है ट्रांसफरी ने यहां पर किया हो। जैसे यहां पर लिखा हुआ है इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टेकन पोजीशन, कहने का मतलब यह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट परफॉर्मेंस, यानी कॉन्ट्रैक्ट देखिए पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का जो हिस्सा ट्रांसफरी के पास है, यानी कि जो काम ट्रांसफरी ने करना है उसको आगे बढ़ाते हुए ट्रांसफरी ने क्या काम किया, एक तो क्या काम कर दिया, टेकन पोजीशन की पोजीशन ले लिया, टेकन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ, यानी कि पूरी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा भी पोजीशन में दिया जा सकता है। कि फिलहाल देखिए भाई यहां पर क्या हुआ है, क्योंकि आपने पैसे कभी पूरे नहीं दिए हैं तो पूरी प्रॉपर्टी ना मिलकर के इतने को यूज करने का राइट आपको दे दिया गया, यानी पूरी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से का पोजीशन यानी कब्जा आपको दे दिया गया। ऐसी बात यहां पर हो गई, टेकन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ, और द ट्रांसफरी बीइंग ऑलरेडी इन पोजीशन। अगला काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये भी है, क्योंकि समझने वाली बात यहां पर देखिए ये है कि जब ट्रांसफरी के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको प्रॉपर्टी का कब्जा दे दिया गया, तो एक तो पार्ट परफॉर्मेंस में ये बात भी आ गई कि उसके पास कब्जा यहां पर आ चुका है। लेकिन अगर मान करके चलिए कंडीशन कुछ ऐसी है कि जिससे हम ट्रांसफरी कह रहे हैं कि आप जो ट्रांसफरी है, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी पहले से आपके पास हो, कि भाई मान के चलिए क्या है कि आप उस मकान में पहले किराएदार थे और अब आप उस मकान को खरीदना चाहते हैं, तो पहले से आपके पास वो चीज है, यानी कहने का मतलब ये है कि पहले से आपके पास उसका पोजीशन है, ऑलरेडी इन पोजीशन। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में कहा गया कंटिन्यूज इन पोजीशन एंड हैज डन सम एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। समझने वाली बात यहां पर देखिए ये है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो हिस्सा ट्रांसफरी के पास है, तो ट्रांसफरी अपने हिस्से में क्या क्या काम करेगा इसकी बात हम यहां पर करते हैं। तो एक काम तो यहां पर क्या हो गया कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आपने उसका कब्जा ले लिया, पोजीशन ले लिया, एक बात यहां पर ये। और अगर मान करके चलिए आप पहले से ही आप संपत्ति पर काबिज हैं, पहले से अगर आपके पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन है, तो ऐसी कंडीशन में एक तो आपने क्या काम किया, एक तो काम आपने ये किया कि आप उस पोजीशन को बरकरार रखते, कंटिन्यू रखते हैं, कि पहले से आप थे, अभी भी आप वहां पर रह रहे हैं, आप छोड़ के नहीं, अभी आप वहां पर रह रहे हैं, एक तो ये। और इसके अलावा दूसरी बात यहां पर ये है क्योंकि अब प्रॉपर्टी एक हिसाब से आपकी हो चुकी है, क्योंकि देखिए पूरा इरादा आपका है भाई प्रॉपर्टी में लूंगा, वो तो बस कुछ पैसे कमी की वजह से, किसी और वजह से अब ये पूरी तरीके से आपके पास ओनरशिप नहीं पहुंच पाई। बाकी अब ये मान करके चले कि मालिक अब आप उसके हो चुके हैं। आप ही कह सकते हैं कि एक हिसाब से कि आपका जो इरादा है वो किराएदार के रूप में रहने का नहीं है, आपका जो इरादा है, आपकी जो इंटेंशन है वो एज एन ओनर उसको अपने पास रखने का है। तो समझने वाली बात यहां पर देखिए ये है कि इस ओनरशिप के अंतर्गत मकान आपका है और अब आप यहां पर क्या कर रहे हैं, अब देखिए जैसे मान के चलिए पहले में रहता उस पर किराएदार की तरह, अब अगर मान करके चलिए जैसे आपकी बात करें, पहले आप उस मकान पर रहते थे किराएदार की तरह, अब आप उस मकान पर रहना शुरू कर देंगे एक मकान मालिक की तरह। तो समझने वाली बात यहां पर देखिए ये है, एक मकान मालिक या एक ओनर होने के बाद जो राइट आपके पास पहुंच जाते हैं, आप उसमें से कुछ ना कुछ का यूज वहां पर कर सकते हैं। भाई छोटी सी बात यहां पर देखिए ये है कि अब मकान के मालिक आप बनने वाले, आपने क्या काम किया, कुछ मरम्मत करवा दी,
कुछ मरम्मत आपने वहां पर करा दी, पेंटिंग वेंटिंग कुछ वहां पर कर दिया। कहने का मतलब है कुछ नया काम आपने वहां पर किया। कम से कम कहने का मतलब यह है कि अब जो आपका एक्ट है वो ऐसा होगा कि प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है, आप उसके ओनर बन चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा कुछ काम आप वहां पर जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के फर्दरेंस में करेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए तो मकान का एग्जांपल हो गया। अगर कोई जमीन आपके पास है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किसी प्लॉट को लेकर के है, जमीन को लेकर के है, तो मान के चले आपने क्या काम किया, उसके चारों ओर आपने बाउंड्री वॉल कर दी, आपकी प्रॉपर्टी आपने बाउंड्री वहां पर लगा दी है। या आपने क्या काम किया, वहां पर कुछ आपने एग्रीकल्चर का कुछ काम कर दिया है, या कुछ ना कुछ काम आपने यहां पर ऐसा कर दिया है। तो ऐसा कुछ काम अगर आपने किया तो वही बात यहां पर कही जा रही है कि ऐसे में कुछ एक्ट होना चाहिए फॉर द फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। चलिए उसके बाद, एंड द ट्रांसफरी हैज परफॉर्म्ड और इज विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन नॉट विदस्टैंडिंग दैट or where there is an instrument of transfer that the transfer has not been completed in the manner prescribed, therefore by the law for the time being in force, the transferor or any person claiming under him shall be debarred from enforcing against the transferee and persons claiming under him any right in respect of the property of which the transferee has taken or continued in possession other than a right expressly provided by the terms of the contract, provided that nothing in this section shall affect the right of a transferee for consideration who has no notice of the contract or of the part performance thereof। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, इसका बस आपको मतलब बताएं। इसका मतलब ज्यादा कुछ नहीं, इसका बस मतलब ये जो आपने यहां पर पढ़ा कि सिंपल सी बात यहां पर देखिए ये है कि जो ट्रांसफरी है कॉन्ट्रैक्ट के फर्दरेंस के लिए जो जो उसके हिस्से का था वो सब कर चुका है, करने को तैयार है। जी देखिए, या तो करने को तैयार है या कर चुका है। ठीक है, जैसे हम इस प्रैक्टिकल एग्जांपल को आगे बढ़ाएं, जैसे मैंने आपको यहां पर ही कहा था कि वो अपनी तरफ का जो अमाउंट हो पे करने को तैयार है, अमाउंट जो बचा पे करने को तैयार, विद इन टाइम पे करने को तैयार है, और कॉन्ट्रैक्ट के फर्दरेंस के लिए जो जो उसे करना है वो सब यहां पर कर चुका है। तो ऐसी कंडीशन में वो जो ट्रांसफरी है, ये जो ट्रांसफरी है, अब आप इसको प्रॉपर्टी देने से मना नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो ट्रांसफरर है, जब ट्रांसफरी अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से का सब कुछ काम कर चुका है या करने को तैयार है पूरी तरीके से, तो ऐसी कंडीशन में अब ये जो ट्रांसफरर यानी कि इस केस में मैं हूं मान करके चलिए, तो अब मुझे ये राइट नहीं है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट जाऊं, या बिल्कुल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में यहां पर उस एग्जांपल के हिसाब से कहूं तो अब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि अब मुझे ये राइट नहीं है कि मैं वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दूं। भाई सिंपल सी बात यहां पर देखिए, ये है मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 50 लाख की कीमत है, 50 लाख में से 20 लाख आप मुझे भी दीजिए, बाकी बचे 30 लाख रुपए 6 महीने के अंदर अंदर आप मुझे दे देंगे। कॉन्ट्रैक्ट में ये बात थी, कॉन्ट्रैक्ट यहां पर रिटर्न था, साइन था दोनों पार्टीज की तरफ से, और अब इसके बाद यहां पर क्या है, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर अब आप मुझे अपना पैसा जो बचा हुआ देने को तैयार है, ऑफर करते हैं कि ये पैसा आप ले लीजिए। तो अब ऐसी कंडीशन में मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकता। अब ऐसी कंडीशन में मैं अब आपको मना नहीं कर सकता, मैं आपको ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं भाई ये प्रॉपर्टी मैं आपको नहीं किसी और को बेच रहा हूं, ऐसा काम मैं नहीं कर सकता। या इसका सिंपल सा मतलब आप ये मान करके भी चल सकते हैं कि अगर मान करके चलिए कॉन्ट्रैक्ट मेरा आपसे हुआ, पार्ट परफॉर्मेंस मेरा आपसे चल रहा है, और ऐसी कंडीशन में अगर मैं ये प्रॉपर्टी किसी और को बेच देता हूं, अगर ये प्रॉपर्टी मैं किसी और को बेच देता हूं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन वो चीज इलीगल मानी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। या आप ऐसे ही मान के चल लीजिए कि पार्ट परफॉर्मेंस मेरा आपके साथ था और मैंने क्या काम किया, मैंने ये प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी, क्योंकि अभी भी इसका जो ओनर है वो मैं ही हूं, रजिस्ट्री अभी आपके नाम पर नहीं हुई है, मैंने किसी और को बेच दी। अब इसके बाद मैं आपसे आकर यहां पर ये कहता हूं कि आप यहां से हट जाइए, निकल जाइए, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये चीज गलत है। सेक्शन 53A इसी चीज के लिए मना करता है कि मेरे पास अब ये राइट नहीं है कि मैं इस प्रॉपर्टी से आपको हटा सकूं।
ठीक है, समझने वाली बात यहां पर देखिए ये है कि लास्ट की जो 2 लाइंस हमारे पास यहां पर क्या कहते हैं, लास्ट की इनफैक्ट 3 लाइंस हमारे पास क्या कहती है इसकी बात करें। देखिए एक्चुअल में क्या है, जो लास्ट की 2-3 लाइन है वो हमें बस ये बात समझा रही है कि जो पार्ट परफॉर्मेंस है कहां पर लागू नहीं होगा। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है किस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट से हटा जा सकता है, या मान के चलिए किस कंडीशन में ये पार्ट परफॉर्मेंस लागू नहीं होगा, वो बात यहां पर बता रखी है। तो समझते हैं इसको, इस बात को। सबसे पहली बात तो यहां पर ये कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही साफ साफ लिखा गया है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही अगर कोई कंडीशन साफ साफ डाल दी गई है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो वो हो सकता है कि जैसे हमने यहां पर क्या कहा 6 मंथ की बात यहां पर कह दी, कि 6 महीने की बात यहां पर कह दी कि अगर उस बीच अगर आपने अपना अमाउंट पे किया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ऐसी बात यहां पर हो सकती है। या मान करके चलिए कंडीशन ऐसे डाल दी गई थी कि वो होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, नहीं हुआ तो वो बात हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हुआ, ऐसी बात हमारे पास सकती है। और इसके अलावा दूसरी बात यहां पर देखिए ये है कि अगर मान करके चलिए, मैं ट्रांसफर हूं, एग्जांपल को पकड़ के चलिए, अगर मान करके चलिए मैंने प्रॉपर्टी किसी पर्सन को बेच दी, किसी पर्सन को मैंने प्रॉपर्टी यहां पर बेच दी, और जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी खरीदी है उसने क्या काम किया, ठीक ठाक जैसे जांच पड़ताल थोड़ी होनी चाहिए वैसा उसने यहां पर किया, और उसको ऐसा कुछ पता ही नहीं चल पाया। कहने का मतलब यह है कि हमारे और आपके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है किसी तीसरे पर्सन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, या ये मान करके चले कि थोड़ी बहुत छानबीन जैसे कोई भी इंसान करता है वैसे करने से उसको पता नहीं चल पाई। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपका ये जो पार्ट परफॉर्मेंस का जो राइट है ये उस पर्सन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। कहने का मतलब ये है अगर कोई सद्भावी क्रेता है, कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई खरीदार है जिसने उचित जांच पड़ताल के बाद प्रॉपर्टी मुझसे खरीद ली, और जांच पड़ताल में ऐसा उसको नहीं पता चल पाया कि हमारे बीच ऐसे कॉन्ट्रैक्ट था कि नहीं था। सद्भावी का मतलब यहां पर गुड फेथ या गुडविल का मतलब हमारे पास ये हो गया कि वो जो पर्सन है उसने जानबूझ करके आपका काम गलत करने के लिए या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया, बस वो सिंपल सा एक खरीदार था जिसको प्रॉपर्टी चाहिए थी, ठीक ठाक जांच पड़ताल की, उसको ऐसा कुछ नहीं मिला और उसने क्या काम किया, मुझसे प्रॉपर्टी खरीद ली। तो समझने वाली बात यहां पर देखिए ये है कि आपका जो पार्ट परफॉर्मेंस का जो राइट है ये उसके ऊपर प्रभावी नहीं होगा, उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि फिर ऐसी कंडीशन में उस जमीन का, प्रॉपर्टी का मालिक फिर वो माना जाएगा। ठीक है, तो समझने वाली बात यहां पर देखिए ये है कि यही बात यहां पर इस तरीके से बताई गई है कि ये जो पार्ट परफॉर्मेंस का जो राइट है, ध्यान से एक बात और यहां पर सुनिए कि पार्ट परफॉर्मेंस का जो राइट है ये ट्रांसफरर के विरुद्ध होता है। यानी कि मैंने आपको ट्रांसफर किया तो ये आपका जो पार्ट परफॉर्मेंस का राइट है मेरे खिलाफ है, आप मुझे यहां पर कंपेल कर सकते हैं कि मैं क्या काम करूं, मैं यहां पर जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूं। ये किसी तीसरे पर्सन के ऊपर बेसिकली नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये देख लेते हैं कि इसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं, जल्दी से इस बार इसमें देख लेते हैं। देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक केस था जिसका नाम है कमलाबाई लक्ष्मण पाठक वर्सेस ओंकार परशुरम पाटिल, 1994 का एक केस था। तो इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ एसेंशियल्स बताए हैं, कहने का मतलब इस बातों को समझाया है, इन बातों को, इन पॉइंट्स को क्लियर किया है कि किस पॉइंट में कि जो पार्ट परफॉर्मेंस का जो राइट है इसे लागू करने के लिए, इफेक्टिव करने के लिए क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, वो बात यहां पर कही गई है। तो देखते हैं, सबसे पहली बात यहां पर क्या कही गई, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात यहां पर यह है कि पार्ट परफॉर्मेंस को लागू करने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि बकायदा ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की क्या शर्तें होती हैं, ये आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारे पास सारी चीजें होती हैं, वो सारी कहने का मतलब ये है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है रिटन होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ओरली, अगर मौखिक मैंने आपसे कोई प्रॉमिस किया तो वो नहीं माना जाएगा, रिटन में होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी वैलिड। ये पॉइंट अपने आप में ऑब्वियस, अगर वैलिड नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही नहीं है।
नंबर 4th पॉइंट, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी साइंड, सिग्नेचर दोनों की होनी चाहिए। द ट्रांसफर मस्ट बी फॉर कंसिडरेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रांसफर है वो कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, कंसिडरेशन के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान करके चलिए मैंने आपसे ये कहा कि 6 महीने के बाद या इतने महीने के बाद ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर दूंगा, इसकी ओनरशिप आपको दे दूंगा, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, ये बात उस कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। अगर मैंने आपसे कहा कि फ्री में दे रहा हूं, दान की बात कर दी, मान के चलिए अच्छा गिफ्ट की बात हम करें, दान की बात हम करें, अगर गिफ्ट की बात हम करें तो यानी कि इसका मतलब यह है कि ये जो प्रोविजन है इसका मतलब गिफ्ट के मामले में लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गिफ्ट के केस में कंसिडरेशन नहीं है। भाई मान के चलिए मैंने अभी आपको दे दिया कब्जा कि आप इस पर रहिए, और मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया कि 6 महीने के बाद ये प्रॉपर्टी मैं आपको गिफ्ट में दे दूंगा, दान कर दूंगा आपको, मान के चलिए ऐसी बात मैंने यहां पर कही, दान देने की बात यहां पर की है। अब समझने वाली बात यहां पर देखिए ये है कि जहां तक गिफ्ट करने की बात है, तो गिफ्ट की बात हम करें तो गिफ्ट में जो गिफ्ट वाला जो ट्रांसफर होता है उसमें दोनों चीज जरूरी हैं। वैसे और भी इंग्रेडिएंट्स वहां पर, लेकिन दो बातें वहां पर क्या है कि पोजीशन के साथ साथ ओनरशिप भी ट्रांसफर होनी चाहिए। अगर ओनरशिप मैंने आपको नहीं दी है तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ पोजीशन से ही दान वहां पर नहीं माना जाएगा, गिफ्ट वहां पर नहीं माना जाएगा। बहरहाल अभी मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि आफ्टर 6 मंथ्स मैं ये आपको गिफ्ट दे दूंगा, आप इस पे रहिए, और 6 महीने के बाद अगर मैं गिफ्ट देने से मना कर देता हूं, आपको दान में नहीं देता हूं, तो ऐसी कंडीशन में फिर आप इस सेक्शन का सहारा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर कंसिडरेशन नहीं है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट, द ट्रांसफरी टेक्स पोजीशन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट बात यहां पर क्या है कि जो ट्रांसफरी है वो क्या काम करता है, जो प्रॉपर्टी है उसका पोजीशन लेता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाते हुए। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही करना काफी नहीं है, हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को आगे बढ़ाते हुए क्या काम किया गया है, पोजीशन ले लिया गया है, संपत्ति का कब्जा ले लिया गया है। यह भी यहां पर जरूरी है। द ट्रांसफरी मस्ट डू सम एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि यहां पर क्या पोजीशन ले लिया, अब उसके बाद यहां पर यह है कि कुछ ना कुछ एक्ट उसने यहां पर किया हो, कुछ ना कुछ काम उसने यहां पर उस प्रॉपर्टी को लेकर के किया हो जो उसकी ओनरशिप को दिखाता हो। अब देखिए समझने वाली बात यहां पर देखिए ये है कि ये क्या चीज है कि क्या क्या काम यहां पर किया जाए। अब देखिए प्रॉपर्टी को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट के फर्दरेंस में आप प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या काम करेंगे, क्या एक्ट करेंगे, ये तथ्य का प्रश्न है। इट्स द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। कहने का मतलब ये है कि सर्कमस्टेंसेस पर अलग अलग डिपेंड यहां पर करता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, कई बार लोग क्या काम करते हैं, जमीन लेकर के डाल दी, प्लॉट लेकर के डाल दिया, और प्लॉट के चारों तरफ क्या कर दी, बाउंड्री वॉल कर दी, और बीच में एक बोर्ड लगा दिया, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू दिस पर्सन, ऐसे करके कुछ ये काम यहां पर हो सकता है। या ऐसा काम वहां पर नहीं किया है, जमीन वहां पर ली, उस पर कुछ खेती बाड़ी कर दी, ऐसा कुछ कर दिया। या मान के चलिए आपने प्लॉट लिया, प्लॉट पर आपने सबमर्सिबल लगा दिया, पानी का कनेक्शन ले लिया, बिजली का कनेक्शन ले लिया, ऐसा कुछ काम आपने यहां पर किया है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को शो करता हो कि अब आप इसके मालिक हैं, या कहने का मतलब यह है कि अब आप इस प्रॉपर्टी को एज एन ओनर यूज कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ काम वहां पर ऐसा होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगले नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या है, द ट्रांसफरी इज विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हमने आपको बता ही दिया कि अगली बात यहां पर क्या है कि जो ट्रांसफरी है वो अपने हिस्से का, यानी कॉन्ट्रैक्ट में उसके हिस्से का जो परफॉर्मेंस है उसे पूरा करने के लिए, अपने कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें जो उसकी तरफ जा रही थी उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। कि जैसे मैं एग्जांपल में यहां पर क्या कहा कि भाई पैसा लो और जमीन की ओनरशिप मेरे नाम कर दो, ऐसा कुछ करने के लिए ट्रांसफर बिल्कुल क्या है, रेडी है। तो ये कुछ एसेंशियल्स हैं जो कि सेक्शन की जो पूरे होने जरूरी हैं। अगर इनमें कोई एक भी फुलफिल नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में देखिए, अगर कोई एक भी में फुलफिल अगर नहीं हुआ तो फिर ऐसी कंडीशन में फिर ये सेक्शन लागू नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, अब हम यहां पर आते हैं, कुछ केस लॉज की बात यहां पर कर लेते हैं। केस लॉज ऑन पार्ट परफॉर्मेंस, कुछ केस हमारे पास यहां पर, इसको देखते हैं।
एक हमारे पास इंपॉर्टेंट केसेस का नाम है नाथूलाल वर्सेस फूलचंद AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट का एक केस है। तो यहां पर क्या कहा गया, द कोर्ट हेल्ड, इसमें डिस्कशन में ये बात कही गई, द कोर्ट हेल्ड दैट टेकिंग पोजीशन इज नॉट द ओनली मेथड ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। यानी कि पार्ट परफॉर्मेंस जहां तक बात है तो सिर्फ पोजीशन लेना ही एकमात्र तरीका यहां पर नहीं है, एज लॉन्ग एज द ट्रांसफरी is already in possession of the property after the contract of transfer, he must perform some further action in part performance of the contract। जो बात हम बार बार कह रहे हैं, तो ये बात यहां पर कही गई है कि सिर्फ पोजीशन लेना ही एकमात्र तरीका नहीं है, एकमात्र चीज नहीं है जो आपके ये कह लीजिए कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के फर्दरेंस को दिखाए, खास तौर पर उस कंडीशन में कि जब कोई पर्सन पहले से ही प्रॉपर्टी पर पोजीशन लिए हुए है कि पहले उसका कब्जा वहां पर है, तो ऐसी कंडीशन में उसने नया काम क्या किया कि उसको शो करना पड़ेगा। समझने वाली बात यहां पर देखिए ये है कि ही मस्ट परफॉर्म, मस्ट इस्तेमाल किया गया वर्ड, मस्ट परफॉर्म, कुछ ना कुछ काम उसे करना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर जिससे कि उसकी ओनरशिप वहां पर दिखे। देखिए समझने वाली बात यहां पर देखिए, जैसे कि अभी हमने इसी की बात हम आपको वापस वहां पर ले चलें, तो जैसा कि हमने आपको यहां पर बताया कि ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारा पार्ट परफॉर्मेंस यहां पर चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर मान करके चलिए जो मकान मालिक है या जो प्रॉपर्टी का मालिक है, अगर वो उस प्रॉपर्टी को किसी तीसरे पर्सन को बेच देता है, किसी तीसरे पर्सन को बेच देता है, तो सवाल यहां पर ये पैदा होता है किसका राइट माना जाए, उस तीसरे पर्सन का माना जाए या फिर उसका माना जाए जिसके साथ पार्ट परफॉर्मेंस चल रहा होता है। अब समझने वाली बात यहां पर कुछ ऐसी है कि जैसा कि सेक्शन साफ साफ कह रहा है कि अगर जिसको एक्चुअल में बेच दिया गया बाद में, अगर उसे ठीक से पता ही नहीं है, कहने का मतलब यह है कि उसने अपनी जांच पड़ताल जैसे वो कर सकता था, थोड़ा बहुत उसने अपने यहां पर कर दी और उसे पता ही नहीं चल पाया, तो ऐसे कंडीशन में फिर वो जो राइट है, फिर उस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट उसका हो जाएगा जिसको एक्चुअल में बेचा गया है। तो समझने वाली बात यहां पर देखिए ये है कि ऐसी कंडीशन में आप एक ट्रांसफरी इस बात को प्रूफ कैसे करें, कैसे इसको दिखाएंगे कि पार्ट परफॉर्मेंस वाली कंडीशन चल रही थी। उसी के लिए आपके पास ही जरूरी है कि आप यहां पर क्या काम करें, अगर प्रॉपर्टी आपके पास है, इन कंडीशंस के अंतर्गत प्रॉपर्टी पर आपका पोजीशन है या पहले से था, आप कंटिन्यू रखते हैं पोजीशन, तो कुछ ना कुछ काम आपको वहां पर करना चाहिए, आपको करना होगा जो उस बात को शो करे कि भाई प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है। ऐसे कई सारे तरीके वहां पर हो सकते हैं कि जैसे कि हमने कहा प्लॉट है, प्लॉट पर आपने बाउंड्री की और उसके बाद दिखा दे कि हमने प्लॉट पर बाउंड्री की है, या मकान है मान करके चलिए, मकान आपने यहाँ पर खरीद रखा है, मकान में आपने कुछ मरम्मत करने का काम किया या मरम्मत करने का काम नहीं किया, तो कुछ ना कुछ वहां पर आपने चेंज कर दिया कि जो टाइल्स वगैरह थी मकान की दीवारों की वो आपने यहाँ पर चेंज कर दी है, आपने नई पुताई वगैरह वहां पर कर दी है, मकान पर बोर्ड आपने साफ साफ लगा दिया कि प्रॉपर्टी का मालिक ये है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रांसफरी होते हुए आप पार्ट परफॉर्मेंस को लागू करवाना चाहते हैं, तो कोर्ट ये आपसे बात यहाँ पे में कह रहा है कि कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। You must perform some further action in part performance of the contract, कि कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को लागू करते हुए कुछ ना कुछ काम तो आपको करना पड़ेगा। ये बात यहां पर कही गई है इन द केस ऑफ नाथूलाल वर्सेस फूलचंद। अगला केस हम यहां पर लेकर के चलें, सरदार गोविंद राव महादिक वर्सेस देवी सहाय गोविंद। अगला केस हमारे पास ये है। ये केस हमारे पास यहां पर क्या कहता है, according to the court section 53A is based on equity says that one who is sick of equity must do equity, therefore a person claiming possession of land under section 53A must conduct himself in an equitable and just manner। तो समझने वाली बात यहां पर देखिए ये है कि जो सेक्शन है एक्चुअल में इक्विटी का जो लॉ है उसके बारे में बात यहां पर करता है। इक्विटी का सिंपल सा मतलब ये मान के चलेगा, दो पार्टी अगर यहां पर है तो कहने का मतलब ये है कि दो जो पार्टी यहां पर है उन दोनों को अपने अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं न्याय चाहता हूं तो मुझे दूसरे के साथ भी न्याय करना पड़ेगा। अगर मैं ये चाहता हूं कि सामने वाली पार्टी अपनी ड्यूटी को पूरा करे, तो ऐसी कंडीशन में जो जो ड्यूटीज मुझसे एक्सपेक्ट की जाती हैं
वो भी मुझे क्या करनी होगी, पूरी करनी होगी। अगर एज अ ट्रांसफरी अगर मैं चाहता हूं कि जमीन पर मेरा कब्जा रहे, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ऐसी कंडीशन में जो जो एक्सपेक्टेशन मुझसे की गई है इस सेक्शन के द्वारा वो मुझे पूरी करनी पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से अगर मान करके चलिए आप कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन को ऐसी प्रॉपर्टी बेची गई है, ऐसी प्रॉपर्टी बेची गई है जिस प्रॉपर्टी पर पार्ट परफॉर्मेंस वाली बात लागू कर रही थी। कहने का मतलब यह है अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो अंडर कॉन्ट्रैक्ट बेचने की बात की गई है और वो प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को बेच दी गई, अब वो पर्सन चाहता है कि भाई इस पर मेरा कब्जा हो, ये भाई जब कागजात मेरे नाम पर है तो मुझे मिलनी चाहिए, मान के चले ऐसी कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो जो ड्यूटी जिसके ऊपर बनती है वो से यहां पर लगानी पड़ेगी। भाई छोटी सी बात ये है कि अगर मान करके चलिए एक प्लॉट पर साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू दिस पर्सन, साफ साफ लिखा है वहां पर, और उसके बाद भी जाकर के आप उस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं और बाद में पता चला कि वो प्रॉपर्टी किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थी, तो यहां पर फिर आप इस बात का बचाव नहीं ले सकते कि मैं एक सद्भावी क्रेता था और मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी चीज है जो साफ साफ दिख रहा है वहां पर। अगर मान के चलिए एक मकान में पहले से ही अगर कुछ लोग रह रहे हैं, उनका कब्जा है, तो अगर कोई पर्सन वो मकान अगर खरीदना चाहता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले जाकर के उनसे पूछे कि आप इस मकान में किस हैसियत से रह रहे हैं, कि आप इस मकान में, कहने का मतलब इस मकान में किराएदार के तौर पर रह रहे हैं या ये मकान आपका है, इतनी छानबीन उसे करनी पड़ेगी। अगर ऐसा वो कुछ भी नहीं करता और बाद में ये कहे कि भाई मैंने जमीन खरीद ली और मुझे पता नहीं था कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसकी बात यहाँ पर नहीं मानी जाएगी। तो समझने वाली बात यहाँ पर देखिए ये है कि जो जो पार्टी जिसमें है बेसिकली ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, दो उसमें आपके पास यहाँ पर ही हो गए, और तीसरा पर्सन यहाँ पर वो हो सकता है जिसने ऐसी प्रॉपर्टी को खरीद लिया है इस कॉन्ट्रैक्ट के होने के बावजूद भी। तो समझने वाली बात यहां पर देखिए यह है कि जो भी पर्सन, जो भी पार्टी अपनी बात को रखना चाहती है, तो जो जो पॉइंट्स या जो जो ऑब्लिगेशन, जो जो कंपल्सन उन पार्टीज के ऊपर ये सेक्शन लगाता है वो उनको पूरा करना होगा अपनी बात को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो ये छोटा सा हमारे पास सेक्शन था 53A। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके बाय।